हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे पॉलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है फंडामेंटल राइट्स। उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल राइट्स है क्या और किस तरह के सवाल यहाँ से पेपर में हमसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो आपको क्या चीज पता होनी चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स की बात जो है वो की गई है। तो आपको बता दूं कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। ओके, और हमारे पास ये, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। तो हमें ये पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि कौन से पार्ट में मेंशन किए गए हैं, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसको मिले हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये किसको दिए गए हैं? सभी भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। रेस, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किए बगैर ये जो राइट्स हैं वो सभी भारतीयों को प्रदान किए गए हैं। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनकी गारंटी भी लेता है। अब थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में जाएं, अगर हम बैकग्राउंड में चलें, तो आजादी से पहले ब्रिटिशर्स क्या करते थे? भारतीयों को किसी तरह का कोई भी अधिकार प्रदान करना पसंद नहीं करते थे। वो बोलते थे कि ब्रिटिशर्स के ही राइट हैं, इंडियंस के तो किसी प्रकार के कोई भी राइट नहीं है। लेकिन 1895 में क्या होता है? एक बहुत ही महान क्रांतिकारी जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, वो एक बिल प्रस्तावित करते हैं, स्वराज बिल। एक बिल प्रस्तावित करते हैं, स्वराज बिल। और ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, किसने प्रस्तावित किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है। सो बाल गंगाधर तिलक एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर, एक बिल प्रस्तावित करते हैं, बिल प्रेजेंट करते हैं ब्रिटिशर्स के सामने, जिसमें वो इंडियंस को कुछ राइट्स देने की बात करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? इस बिल को रिजेक्ट कर देते हैं। ये बिल जो है वो हमारे पास नहीं होता। अब समझने वाली बात, यहां से हमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल मिला कि भारत में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की डिमांड किसने की थी? तो भारत में एक तरह से कि भारतीय नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं, ये डिमांड सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका आइडिया कहां से लिया गया है बेसिकली? तो उनका आइडिया लिया गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। जी हाँ, याद रखिएगा, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया गया है। और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। याद रखिएगा, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स नहीं कहा जाता। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का आइडिया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो क्या ये सेक्रोसेंट है? तो सेक्रोसेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? सेक्रोसेंट का मतलब जिनके ऊपर कोई टिप्पणी ना की जा सके, जिनके ऊपर कोई उंगली ना उठाई जा सके। जैसे मान लीजिए, अगर हम अपने गॉड की बात करें, तो अगर वो कुछ कर रहे हैं तो हर तरह से हम जस्टिफाई करते हैं कि अगर हमारे भगवान ने ऐसा किया तो उसके पीछे ये कारण रहा होगा। तो उसी तरह से कि हम उंगली नहीं उठाते। तो क्या फंडामेंटल राइट सेक्रोसेंट है? तो आंसर है नो। फंडामेंटल राइट्स में कभी भी अगर कोई गड़बड़ी दिखाई देगी तो हम उस गड़बड़ी को हटाने की कोशिश करेंगे। ये सेक्रोसेंट नहीं है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता था राइट टू प्रॉपर्टी की, बाद में ये महसूस किया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आना चाहिए, ये एक लीगल राइट होना चाहिए। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। अगर ये फंडामेंटल राइट रहता, राइट टू प्रॉपर्टी, तो सरकार किसी की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती एक्वायर नहीं कर सकती थी। अब आप सोच के देखिए कि सरकार को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है या बहुत बड़ा हाईवे बनाना है, और कोई पर्सन अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दे, तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, चुनौती हो जाएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, अब आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए सरकार ने क्या किया कि हमारे पास आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हमारे पास यहां से हटा दिया, इसको रिपील कर दिया। तो इस तरह से अगर आप देखें, फंडामेंटल राइट्स को अगर जरूरत पड़े तो इनको यहां से हटाया भी जा सकता है। और आपको ये भी बता दूं कि जब हमारे पास इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, आपातकाल, तो उस समय भारत में सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। सिर्फ दो फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे रिमेन सस्पेंडेड। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे चीज याद रखनी है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर वी पीपल। ओके। और मार्शल लॉ के दौरान भी इनको रिस्ट्रिक्ट जो है वो किया जा सकता है। ओके। अब सवाल ये उठता है कि भारत के संविधान में आपको कितने फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं? तो ये बेहद खास है कि भारत के संविधान के द्वारा आपको 6 फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको अपने धर्म के रिलेटेड जो भी काम कर्म कांड है उनको
विभक्त करने की पूरी आजादी है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो संविधान ने हमें प्रदान किए हैं, और उनके लिए हमारे पास ये आर्टिकल्स ये जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। जैसे राइट टू क्वालिटी को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए आर्टिकल 14 टू 18 है। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए हमारे पास इकलौता आर्टिकल आर्टिकल 32 है। लेकिन आर्टिकल 32 अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और मैं ये कह सकता हूं कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स। इनिशियली फंडामेंटल राइट से 7, ये इनिशियली फंडामेंटल राइट 7 थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर हमारे पास अब ये रह गए 6। अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता जरूर कमेंट करके बताइएगा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया है। जी हाँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे पास रिमूव किया गया है। तो ये सवाल का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे देना है। तो आई गेस मुझे लगता है कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो अब इन फंडामेंटल राइट्स को हम पढ़ेंगे, तो लेक्चर हमारा अब यहां से स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले सीधा डायरेक्टली आर्टिकल 14 पे जाने से पहले हम दो और आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 12 एंड आर्टिकल नंबर 13। जी हाँ, आर्टिकल नंबर 12 एंड आर्टिकल नंबर 13। अब यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए, फंडामेंटल राइट्स को आखिर लाने की जरूरत ही क्या थी, आपको अधिकार देने की जरूरत ही क्या थी। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपको आजादी के बाद फंडामेंटल राइट्स देने की जरूरत क्या है, आप आजादी से पहले भी तो सिस्टम चल ही रहा था, आप पहले भी सांस ले ही रहे थे, पहले भी जिंदा थे। एक्चुअली क्या था स्टूडेंट्स कि ब्रिटिश रूल के दौरान ये महसूस किया गया कि जो स्टेट है, अब स्टेट क्या है, स्टेट का मतलब जो सरकार है, उसके पास अनलिमिटेड पावर है, और वो इस पावर का इस्तेमाल करते हुए आम नागरिकों को कहीं काफी हद तक नुकसान पहुंचा देती है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। तो कहीं ना कहीं स्टेट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और स्टेट को मजबूर करने के लिए कि वो इन हमारे पास रूल्स को फॉलो करे, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन को दिया गया है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस कहां से पता चलती है, फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस कहां से पता चलती है, तो आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस पता चलती है आर्टिकल नंबर 13 से। चलिए तो दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, आर्टिकल 12 क्या है और आर्टिकल 13 क्या है। सो आर्टिकल 12 जो है वो हमारे पास कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन देता है किसकी, स्टेट की। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि स्टेट का मतलब केवल किसी राज्य की बात नहीं हो रही, यहां पर हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट भी है, केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। ओके, हमारे पास जो सरकारी कंपनियां हैं जैसे LIC है, NTPC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो और इसके अलावा जो म्युनिसिपैलिटीज है, पंचायती राज है, ये सब स्टेट की डेफिनेशन में कवर होता है। और अगर इनमें से कोई भी, ये जो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होने वाली जो हमारे पास एंटिटीज हैं, इनमें से कोई भी अगर फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन करता है, जैसे मान लीजिए राइट टू इक्वालिटी को फॉलो नहीं कर रहा, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करा सकते हैं और वहां पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो आई गेस यहां पर आप समझ रहे होंगे कि आर्टिकल 12 जो है वो कहीं ना कहीं डेफिनेशन देता है, किसकी, स्टेट की डेफिनेशन देता है। और इस डेफिनेशन को आपको यहां पर याद रखना है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी, और हमारे पास लोकल अथॉरिटीज को भी शामिल किया जाएगा। लोकल अथॉरिटीज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। चलिए आगे बात करें अगर हम आर्टिकल 13 के बारे में। अब यहां पर समझिएगा आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 क्या बोलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है। आर्टिकल 13 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि एनी लॉ, कोई भी कानून जो इनकंसिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट्स के साथ, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। देखिए, ब्रिटिशर्स ने हम पर बहुत टाइम रूल किया, और उन्होंने बहुत से नियम और कानून बनाए, बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। उनके सभी रूल्स रेगुलेशन क्या खराब थे? नो। क्या उनके सभी रूल्स रेगुलेशन अच्छे थे? नो। तो हमने क्या करना था, उनमें से कुछ चीजों को फिल्टर आउट करना था। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, रूल्स को फिल्टर आउट करना था कि कुछ रूल्स को हमने रखना था, कुछ को हटाना था। तो हमने एक सीधी सीधी बात कही कि जो भी रूल या जो भी लॉ, जो भी कानून फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब उसके खिलाफ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खारिज हो जाएगा।
और इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं, ये दो पॉइंट्स आपने याद रखना है, कई बार पेपर में इसको लेकर सवाल पूछा गया है। तो यहां पर आप देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर डॉक्ट्रिन्स हैं। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। सो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। हम क्या कर रहे हैं, हम सेपरेट कर रहे हैं कि कौन सा लॉ जो है, हम बेसिकली यहां पर क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कौन सा लॉ जो है वो इनकंसिस्टेंट है। एक्लिप्स का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य छिप जाता है, चांद उसको छिपा लेता है। तो एक्लिप्स में हमारे पास क्या होगा कि वो लॉ जो है, जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो वो एक्लिप्स हो जाएंगे, वो छुप जाएंगे, यानी कि एक्टिव नहीं रहेंगे, वो लॉज जो है वो एक्टिव नहीं रहेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 13। और इसी की वजह से देखो फंडामेंटल राइट्स की रेलिवेंस बनती है। क्यों? अगर मान लीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर यहां पर ये आर्टिकल 13 ना होता तो सरकार क्या करती, हमारे पास केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या करती, नए नए कानून पास करती, और हो सकता है वो नियम कानून फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होते। अब आप सोच के देखिए, वो तो फंडामेंटल राइट्स को खत्म ही कर देती, उनकी इंपॉर्टेंस को ही खत्म कर देती। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ये सुनिश्चित किया कि ऐसा ना हो, और इसीलिए आर्टिकल 13 को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे राइट टू इक्वालिटी। लेट्स टॉक अबाउट राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। अब राइट टू इक्वालिटी में हमारे पास दो पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो इक्वालिटी का पार्ट है वो दो तरह से डील करता है। ठीक है, इक्वालिटी आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि हमारे पास इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। सो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से, अंग्रेजों के संविधान से लिया गया है। ये नेगेटिव कंसेंट में जाता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी आर्बिट्रेरी बेसिस पर। मतलब कि लाइक टेक द एग्जांपल, मान लीजिए अगर कोई क्राइम करता है, एग्जांपल लीजिए, अगर कोई क्राइम करता है, भले ही उसकी उम्र 18 साल हो, भले ही उसकी उम्र 81 ईयर्स हो, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, यहां पर एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और चाहे किसी इलिटरेट ने कोई क्राइम किया है, चाहे किसी हमारे पास लेट से बेसिकली कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसने क्राइम किया, तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इट प्रोविजंस टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। इसमें क्या किया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सो बोथ प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉ। ठीक है, चलिए जी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल जब मैं देखता हूं तो यहां पर नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल नंबर 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, याद रखिएगा, आर्टिकल 15 की अब हम बात करेंगे। सो आर्टिकल 15 जो है वो हमारे पास बात करता है कि स्टेट 5 ग्राउंड्स पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अब ये याद रखना बेहद जरूरी है कि सॉरी कि स्टेट हमारे पास 5 ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। और वो 5 ग्राउंड्स कौन से हैं? रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस कि आप किस समुदाय से हैं, ठीक है, कास्ट, जाति के आधार पर। देखिए, धर्म अलग होता है, जाति अलग होती है। अब आप देखेंगे एक धर्म के अंदर कई जातियां होती हैं, तो ना तो धर्म के आधार पर ना जाति के आधार पर सेक्स, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो उन सभी के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, उसके आधार पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये बात याद रखनी है आपने। आर्टिकल 15 बोलता है कि स्टेट जो है, अब स्टेट का मतलब आपको मैंने बता दिया, आर्टिकल 12 डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा 5 ग्राउंड्स पे। ठीक है, लेकिन अब आप कहेंगे कि जब हम कई बार देखते हैं कि बस में वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व होती है तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो ये नहीं है, क्योंकि आर्टिकल, देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3, अब यहां पर आपको मैं कुछ चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या बोलता है कि हमारे पास जब स्टेट चाहे तो वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। वुमेन और चिल्ड्रन की हेल्प करने के लिए स्पेशल हमारे पास जो है वो चीजें रखी जा सकती हैं, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या बोलता है हमारे पास कि हमारे पास गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, सोशल एजुकेशनल और बैकवर्ड क्लासेस, और हमारे पास शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब,
इनके लिए हमारे पास स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है। तो यहां पर आप देखिए कि आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पर हमारे पास क्या होता है कि सरकार क्या कर रही है, मान लीजिए कोई जॉब एप्लीकेशन ले रही है, या फिर हमारे पास किसी कॉलेज में हमारे पास कोई एंट्रेंस फॉर्म भरवा रही है, तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए वो एंट्रेंस फॉर्म काफी बार फ्री होता है। तो वो कैसे फ्री होता है? क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये बोलता है कि स्टेट एडवांसमेंट के लिए जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं और हमारे पास शेड्यूल्ड का शेड्यूल्ड ट्राइब है, इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। और अभी आपने एक चीज और रियलाइज की होगी कि जब आप लाइक +2 के बाद जब एंट्रेंस एग्जाम देते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, एम्स के लिए, तो आपने देखा होगा वहां पर एडमिशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, इवन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वहां पर रिजर्वेशन होता है। जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वहां पर रिजर्वेशन देखने को मिलता है। तो वो रिजर्वेशन क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है हमारे पास आर्टिकल 15 क्लॉज 5, जो ये सरकार को हमारे पास प्रावधान प्रदान करता है कि सरकार हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन जो है वो रख सकती है, रिजर्वेशन का प्रावधान रख सकती है। ओके, अब ये आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जो है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जो है वो बात करता है कि जो हमारे पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके बारे में बात करता है कि उसको हमारे पास 10% रिजर्वेशन। अब आपको पता होगा कि जो हमारे पास जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है हमारे पास ईडब्ल्यूएस की बेसिकली कैटेगरी बनती है, सॉरी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी बनती है हमारे पास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कैटेगरी। उसको सरकार ने 10% आरक्षण दिया है अभी रिसेंटली गवर्नमेंट जॉब्स में। तो वो कैसे दिया? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने हमारे पास क्या किया, संविधान में एक संशोधन किया, संविधान में एक बदलाव लाए। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, और उसके थ्रू हमारे पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसको हमारे पास रिजर्वेशन देने की बात जो है वो कहीं ना कहीं की गई। तो ये आप यहां पर याद रखिएगा कि उसको रिजर्वेशन देने की बात की गई हमारे पास इन द आर्टिकल 15 क्लॉज 6, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कब शुरू हुआ, तो आपने को याद रखना है कि ये अभी रिसेंटली हमारे पास शुरू हुआ है 103rd अमेंडमेंट के थ्रू। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 15 क्लॉज 6। एक चीज और यहां पर मैं स्टूडेंट्स आपको मेंशन करना चाहूंगा जो बेहद खास और इंपॉर्टेंट है, वो क्या हमारे पास कि हमारे पास बहुत से लोगों को ये लगता है कि रिजर्वेशन केवल 10 साल के लिए था। बहुत से लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन केवल 10 साल के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो ये गलत फहमी है, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो हमारे पास 10 साल के लिए नहीं था। एक्चुअली क्या है कि जो पार्लियामेंट में जो सीट्स का रिजर्वेशन था, आपको पता होना चाहिए, जो लोकसभा के अंदर हमारे पास सीट्स का रिजर्वेशन है, लोकसभा के अंदर सीट्स का रिजर्वेशन है, उसकी जो स्लैब थी, उसकी जो लिमिट थी वो 10 साल थी, जिसको हर 10 साल बाद आगे बढ़ा दिया जाता है। जॉब्स में और बाकी चीजों में रिजर्वेशन को लेकर सीलिंग जो है वो इनिशियली नहीं लगाई गई थी। तो ये भी आपको चीज कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी नौकरी के बारे में, ठीक है। सो यहां पर आप देखिए कि हमारे पास आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि किसी भी प्रकार का, 16 क्लॉज 1 और 2 क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जब सरकारी नौकरी दी जाएगी। आर्टिकल 16 स्पेशली इसके बारे में बात करता है कि जब भी सरकारी नौकरी दी जाएगी तो किसी भी प्रकार का कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा, सॉरी, जब सरकारी नौकरी दी जाएगी, ठीक है। और यहां पर आप देखिए, लेकिन कुछ और इसमें सेक्शंस ऐड किए गए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या बोलता है कि सरकार जो है वो रेजिडेंस रिक्वायरमेंट को कंपल्शन बना सकती है। जैसे एग्जांपल लीजिएगा, जैसे अगर आप हिमाचल स्टेट से हैं, तो हिमाचल स्टेट में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जॉब एप्लीकेशन निकलती है और आप वहां पर फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपके पास रेजिडेंस प्रूफ होना रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आप वैकेंसी फिल नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसे? क्योंकि आर्टिकल 16 क्लॉज 3 ये परमिशन देता है कि ऐसा किया जा सकता है। आर्टिकल 16 क्लोज 4 की बात करूं, स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। जो बैकवर्ड क्लास लगता है सरकार को हमारे पास, जिसको प्रॉपरली हमारे पास सरकार को लगता है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है सरकारी नौकरियों के तहत, इसमें हमारे पास जैसे SC ST OBC,
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब आप देखिए कि सरकार को लगा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी हमारे पास प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो सरकार ने क्या किया, उन सबको हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, उन सबको हमारे पास रिजर्वेशन प्रदान किया गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। तो ये सब कैसे हुआ, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत। फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 4A क्या बोलता है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ध्यान से सुनिएगा, 77th अमेंडमेंट की गई थी। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है, क्योंकि इसको लेकर बहुत बार सवाल खड़े होते हैं कि जब आपने एक बार रिजर्वेशन दे दिया, एक बार आपने लाइक किसी को जॉब पर रख दिया, उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है कि सरकार का अपना कुछ अलग पक्ष है। सरकार बोलती है कि हम चाहते हैं कि जब प्रमोशन हो तब भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन बनी रहे। तो आपको इस चीज को थोड़ा कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि इस चीज को लेकर अभी भी काफी कंट्रोवर्सी हमारे पास है। आर्टिकल 16 क्लोज 4A। ओके, आर्टिकल 16 क्लोज 5 क्या बोलता है कि स्टेट कैन मेक प्रोविजन, जैसे किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में किसी पर्सन को अपॉइंट करना है। जैसे टेक द एग्जांपल, जैसे आपको पता होना चाहिए एक वक्फ बोर्ड के बारे में। वक्फ बोर्ड क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट द वक्फ बोर्ड। जो मुस्लिम्स के अंदर जो रिलीजियस प्रॉपर्टी होती है, मुस्लिम रिलीजन की जो रिलीजियस प्रॉपर्टी होती है किसी भी एरिया की, उसको मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड काम करता है। तो अब मान लीजिए वक्फ बोर्ड में अगर कोई वैकेंसी निकली है, तो वक्फ बोर्ड में हमारे पास वैकेंसी जो है वो रिलीजन के बेसिस पर हो सकती है, क्योंकि वहां पर हमारे पास ठीक है, आपको क्या करना है, इस्लामिक रिलीजियस प्रॉपर्टी के साथ डील करना है। तो इस कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश कीजिए कि रिलीजन के बेसिस पर कुछ इंस्टीट्यूशंस में अपॉइंटमेंट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में अपॉइंटमेंट रिलीजन बेसिस पर हो सकती है। ओके, लेकिन यहां पर भी आप पर्टिकुलर ऐसा नहीं बोल सकते कि पंडित जो है वो हमारे पास, अगर किसी मंदिर में किसी पंडित को अपॉइंट करना है तो वो ऊंची जाति से होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जाति की बात नहीं की गई है, धर्म की बात की गई है। फिर से मैं बता दूं, यहां पर जाति के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की गई, धर्म के बेसिस पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है आर्टिकल 16 क्लोज 5 में। डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, इसको आप कह सकते हो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 17 जो है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। अनटचेबिलिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी को बेसिकली छूने का अधिकार मिल गया, कि आप किसी को भी छू दो और बोल दो कि अनटचेबिलिटी है। देखिए, यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से क्या मतलब है। पहले क्या होता था कि पब्लिक प्लेसेस पे हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, पब्लिक प्लेसेस पर और बहुत सारी जगहों पर जो हमारे पास ऊंची जाति के लोग हैं, वो क्या करते थे, वो चाहते थे कि उनकी डोमिनेंस बनी रहे और हमारे पास बाकी लोगों को वहां यहाँ पर आने ना दे। ठीक है, जो सोसाइटी के वंचित लोग हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए आर्टिकल 17 को इंट्रोड्यूस किया गया, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अगर आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने का मतलब किसी को आप उसकी जाति धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव करते हैं, तो इसकी वजह से आपको सजा मिल सकती है। और इसका मतलब एक्चुअली में आसान शब्दों में अगर हम समझे, अब आर्टिकल 17 का मतलब विच सो एवर ओपन फॉर द जनरल पब्लिक ओपन फॉर ऑल। बेसिकली आसान शब्दों में ये है कि मान लीजिए अगर कोई अम्यूजमेंट पार्क है, तो कोई अम्यूजमेंट पार्क किसी को ये कहकर उसकी जाति धर्म या एरिया के हिसाब से उसको ये कहकर कि हम आपको एंट्री नहीं देंगे, तो ऐसा अगर करता है तो उसके खिलाफ हमारे पास कार्रवाई की जा सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 17 कहीं ना कहीं बात करता है विच एवर ओपन फॉर द जनरल पब्लिक ओपन फॉर ऑल। ओके, अगर आप किसी भी तरह से अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये कुछ उन चुनिंदा आर्टिकल्स में से है जहां पर स्टेट और हमारे पास आम नागरिक को दोनों को शामिल किया गया है। स्टेट को तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, साथ में जो कॉमन पीपल हैं, जो आम नागरिक हैं भारत के, वो भी किसी भी तरह से हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो उसके लिए सजा के प्रावधान रखे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अबोलिशन ऑफ टाइटल। जी हाँ, आप ये समझिए, मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स को छोड़कर किसी भी तरह का टाइटल जो है वो सरकार एक्सेप्ट नहीं करती। कहने का मतलब, पहले क्या होता था पुराने टाइम में, कोई अलग अलग टाइटल्स के साथ लोग काम करते थे। जैसे कोई सवाई है, कोई राजा है, कोई महाराजा अधिराजा है, कोई अपने नाम के साथ सामने अलग अलग टाइटल्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये टाइटल्स जो थे वो एरिया में अपनी डोमिनेशन को शो करने के लिए यूज किए जाते थे। लेकिन सरकार ने आजादी के बाद क्या कहा कि दो ही तरह के टाइटल्स एक्सेप्ट करेगी सरकार, एकेडमिक टाइटल
और मिलिट्री टाइटल। एकेडमिक टाइटल का मतलब अगर आपने डॉक्टरी की है तो अपने नाम के आगे आप डीआर लगा सकते हो, इंजीनियरिंग की है तो ईआर लगा सकते हो, ठीक है, और अगर आप लॉयर हो तो एडवोकेट लगा सकते हो। तो ये सब अलाउड है, ठीक है, तो ये ऑफिशियली अलाउड है, ठीक है। मिलिट्री टाइटल का मतलब अगर आप आर्मी में लाइक लेफ्टिनेंट हो, कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो तो अपने नाम के सामने वो चीज यूज कर सकते हो, बाकी जो चीजें हैं वो अलाउड नहीं है, ठीक है। सो द आर्टिकल ऑल्सो प्रोहिबिट सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट। अगर आप फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको हमारे पास कहीं ना कहीं जो सरकार है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 18 जो है वो इक्वालिटी लेकर आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप यहां पर देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं वो बात कर रहा है किसके बारे में, टाइटल्स को अबॉलिश करने के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, मेरे को लगता है ये आपको समझ आ गया होगा। आर्टिकल हमारे पास 19 आपको 6 तरह के राइट्स प्रदान करता है, ये बेहद खास है। 6 राइट्स जो हैं वो आपको प्रदान किए जाते हैं बाय द आर्टिकल नंबर 19। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर्म एसोसिएशन, रीजन्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप किसी भी भारत के एरिया में इकट्ठा हो सकते हैं बिना हथियारों के। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, आप भारत के किसी भी राज्य में जाकर विजिट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं जैसे आर्मी के कुछ एरियाज, वहां पर आप अलाउड नहीं हो। रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस आपको पता होंगी कि रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। देखिए हर आर्टिकल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे। आप जैसे गोवा में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आप हिमाचल में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं प्रोसाइजली तो नहीं रह सकते आप, लेकिन ऑल दो अगर मैं पंजाब से हूं, हरियाणा में रहना चाहूं तो वो मैं कर सकता हूं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड टू कैरी आउट एनी ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, तो ये 6 तरह के राइट्स। कई बार पेपर में यही सवाल पूछा गया है कि आर्टिकल 19 कितनी तरह के राइट्स प्रदान करता है, तो 6 राइट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कई बार यह भी सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राइट जो है वो आर्टिकल 19 के तहत नहीं आता, तो आपको यह भी याद रखना है कि आर्टिकल 19 के तहत ये 6 राइट्स हमारे पास हमें प्रोवाइड किए गए हैं। आर्टिकल 20, अब आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास वो आर्टिकल्स में से एक है जो इवन इमरजेंसी के टाइम पर भी लागू रहता है, इमरजेंसी के टाइम पर भी लागू रहता है। इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, इन 3 पार्ट्स को हम समझ लेते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब आज के दिन आज का ही कानून चलेगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो हमारे पास देखिए ध्यान से सुनिएगा कि जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, जो क्राइम किए हैं, उसके ऊपर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ लागू नहीं होगा। लाइक टेक द एग्जांपल, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। अभी क्या है कि सोशल मीडिया पे लोग गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, प्रधानमंत्री को गालियां तक लिख देते हैं, आपने देखा होगा, इट्स कॉमन थिंग। बहुत से लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री हो गए, हमारे होम मिनिस्टर हो गए, किसी को बिठा के गालियां लिख देते हैं। लेकिन ये सब कॉमन नहीं है, सऊदी में और कई सारी कंट्रीज में, चाइना वगैरह में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए कल को सरकार एक नियम ले आए, मान लीजिए 2024 में एक रूल आ जाए कि अब से प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ किसी ने कोई भी अगर पोस्ट किया, गलत पोस्ट किया, तो उसे 10 साल की जेल होगी। और आप फिर सोच में पड़ जाओ कि मैंने 2018 में हो सकता है कि कोई पोस्ट किया हो, तो क्या मुझे सजा होगी? तो आपको सजा नहीं होगी, क्योंकि जो कानून जब से लागू हुआ है तो वो उसके एडवांस लेवल पर जाएगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सजा नहीं दी जा सकती। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लो, हाँ जी क्लियर। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं मैं कि मान लीजिए कल को सरकार क्या करती है, कल को 2024 में सरकार फांसी की सजा को खत्म कर देती है कि अब से देश में फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो फांसी की सजा अगर नहीं दी जाएगी तो 2024 से जो भी क्राइम हुए हैं उनमें फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। तो इसको आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए, यानी आज के दिन आज का ही कानून चलेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी, आपको एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। जैसे कि एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आपको कि मान लीजिए किसी दो दो व्यक्तियों की लड़ाई हो जाती है आपस में, और उस लड़ाई के दौरान एक पर्सन का हाथ कट जाता है। लेट्स से मिस्टर ए का हाथ कट जाता है और मिस्टर बी को उसके रिगार्डिंग 7 साल की सजा होती है। तो मिस्टर बी 7 साल की सजा काटकर जब वापस आएगा तो मिस्टर ए ये नहीं कह सकता कि इसको फिर से सजा दो, मैं चाहता हूं इसको फिर से दोबारा से सजा हो। तो एक क्राइम के लिए 1 बार सजा होगी, 2 बार सजा नहीं होगी। सेल्फ इंक्रिमिनेशन लॉ,
आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये क्या बोलता है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कोर्ट में किसी व्यक्ति को उसके खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आपने सुना भी होगा, आपने मूवीज में, कई इंडियन मूवीज में, वेब सीरीज में, कि पुलिस के सामने दी गई जो स्टेटमेंट होती है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसके खुद के खिलाफ, अब पुलिस मार पीट के आपसे पुलिस स्टेशन में सब निकलवा सकती है, लेकिन वो चीज आपको जज के सामने बोलने पर मजबूर नहीं कर सकती। ठीक है, वो आपकी खुद की इच्छा होगी कि आप वो चीज एक्सेप्ट करें या ना करें। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा हमारे पास सेल्फ इंक्रिमिनेशन लॉ जो है वो पार्ट है आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 3। तो ये तीनों याद रखिएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन लॉ, ये तीनों चीजें जो हैं इवन इमरजेंसी में भी लागू रहेंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो मतलब कि आप किसी भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसकी लाइफ है, वो ऐसे उसका हनन नहीं कर सकते एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। मतलब किसी को उठाकर फांसी नहीं दे सकते। हाँ, अगर उसने कोई क्राइम किया है, उसको फांसी की सजा हुई है, तब वो उसको फांसी दी जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्क्राइब किया। अभी यहां पर ध्यान देने वाली बात है, किसने डिस्क्राइब किया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को डिक्लेयर किया है एज हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, एज हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, और आर्टिकल 21 को जब एक्सप्लेन किया गया, इसकी डेफिनेशन दी गई। अब आर्टिकल 21 आपको देता है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। तो कई सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी, और उसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए कई सारी बातें जो है वो कही गई। जैसे आर्टिकल 21 की कई सारी बातें जो इसमें शामिल हैं, जैसे राइट टू प्रिवेसी है इसमें शामिल, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड है, ठीक है, राइट टू सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग है, राइट अगेंस्ट कल्चरल हेरिटेज, राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड, राइट टू फॉरगॉटन। अब ये थोड़ा सा, राइट टू प्रिवेसी तो आपने सुना होगा, पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये राइट टू फॉरगॉटन क्या है, ये आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है राइट टू फॉरगॉटन। राइट टू फॉरगॉटन में क्या है कि एक केस आपको बताता हूँ। ये राइट टू फॉरगॉटन का कंसेप्ट स्पेन से आया था। स्पेन में क्या था कि जैसे हमारे यहाँ एक विजय माल्या जैसे लोग जो हैं, जो सरकार को धोखा देकर भाग गए हैं, तो उसी तरह से वहां पर क्या था कि एक बिजनेसमैन था जिसने बहुत बड़ा लोन लिया और वो लोन वापस नहीं कर पाया। तो उसके खिलाफ मीडिया में कई सारे आर्टिकल पब्लिश होने लगे और बहुत गुस्सा जो है लोगों के बीच में दिखाई देने लगा। ओके, बहुत सारा गुस्सा लोगों के बीच में दिखाई देने लगा। तो उसने इस सब को देखते हुए अपना जो पूरा लोन था वो चुका दिया उस बिजनेसमैन ने। लेकिन वो चाहता था कि उससे रिलेटेड जितने भी बुरे आर्टिकल, नेगेटिव आर्टिकल हैं, वो इंटरनेट से हटा लिए जाएं। तो उसने वहां की कोर्ट में अपील फाइल की और फाइनली क्या हुआ, उसके खिलाफ जितने भी हमारे पास बेसिकली जो जजमेंट थी उनको हटा लिया गया। उनको बेसिक, सॉरी जजमेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, जो भी आर्टिकल से हमारे पास उनको रिमूव किया गया। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ राइट टू फॉरगॉटन, जो इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, इंडिया में भी अगर आप चाहें तो गूगल पे और बाकी जगहों पर जो आपसे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनको हटवा सकते हो, जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। तो राइट टू प्रिवेसी का बारे में याद रखिए, कई बार सवाल आया है कि राइट टू प्रिवेसी जो है उसको कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। वो हमारे पास एक केस आया था, जस्टिस के एस पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो प्राइवेसी है वो राइट टू लाइफ का पार्ट है। प्राइवेसी जो है वो राइट टू लाइफ का पार्ट है, और इसीलिए आर्टिकल 21 के अंडर फॉल करेगी, और इसीलिए राइट टू प्रिवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, आर्टिकल 21 की एक वाइड डेफिनेशन है, एक प्रॉपर वाइड डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन के अंदर बहुत सारी चीजें फॉल इन करती हैं, और इस आर्टिकल की अपनी एक अलग स्ट्रेंथ है। इसी वजह से हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कहा है, हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो आपको दो क्वेश्चन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि एक तो हमारे पास आर्टिकल 21 इमरजेंसी के दौरान भी लागू रहता है, और दूसरा कि ये हमारे पास अपने आप में एक ब्रॉडर कंसेप्ट रखता है। ठीक है, अब आ जाता है आर्टिकल 21A। इसको हमारे पास लेटर स्टेज पर इंट्रोड्यूस किया गया था। आर्टिकल 21A और 21 दोनों अलग हैं। आर्टिकल 21A फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात करता है। जो हमारे पास 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से सरकारी स्कूल भारत के अलग अलग हिस्सों में खोले गए हैं,
और हमारे पास एक राइट टू एजुकेशन एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है इसके साथ ही। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या बोलता है कि प्राइवेट स्कूल्स में भी हमारे पास 25% रिजर्वेशन रहेगा जो बच्चे सोशली डिसएडवांटेज हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जिनके पास पैसों की कमी है। तो आर्टिकल 21A जो है वो कहीं ना कहीं बात करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के बारे में। यहां पर ध्यान देने वाली बात, एज ग्रुप, कई बार पेपर में एज ग्रुप पूछी गई है, तो आपने याद रखना है 6 से 14 साल, वो कंफ्यूज करेंगे 6 से 18 साल, 6 से 21 साल, तो आपने याद रखना है 6 से 14 साल का बच्चा जो है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन लेने के लिए एंटाइटल है अंडर द आर्टिकल 21A। ओके, आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब यहां पर समझने वाली बात जो है, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से अधिकार, जैसे उसको अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। जब उसको अरेस्ट किया जाएगा तो उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और इस पर्टिकुलर जेल में रखा गया है। तो आर्टिकल 22 जो है वो कहीं ना कहीं अधिकार प्रदान करता है किसके अगेंस्ट, अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट हमारे पास। और ये हमारे पास क्या करता है कि व्यक्ति को उसके एक तरह से अपना सेल्फ डिफेंस करने का मौका भी प्रदान करता है। सॉरी। आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 की बात करें, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो यहां पर आप देखिए हमारे पास ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, अगर हम बात करें यहां पर जो यहां पर क्या है कि पहले क्या होता था कि लोगों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी, आपने सुना होगा कि गुलाम हुआ करते थे, ठीक है। अब यहां पर आप देखिएगा कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स को प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। बेगार का मतलब क्या होता है, बेगार समझिए कि बिना सैलरी दिए किसी से काम कराना, उसको खाना देकर काम करा लेना। ये भी बहुत कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी कि लोग क्या करते थे, अपने घर पर किसी गरीब को पकड़ ले आएंगे, पकड़ कर ले आएंगे और उससे काम करवाएंगे और बदले में उसको क्या मिलेगा, सिर्फ खाना मिलेगा, उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। दैट इज नोन टू बी बेगार। दैट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल नंबर 23। और आर्टिकल 23 ही बॉन्डेड लेबर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है। बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी क्या होती थी कि आपको किसी, लाइक टेक द एग्जांपल, पहले क्या होता था कि आपने अगर साहूकार से लोन लिया 1 लाख रुपए का, तो साहूकार को अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो साहूकार क्या कहेगा, साहूकार का मतलब द लाला जी, यू कैन से, वो क्या कहेगा कि आपको 10 साल तक मेरे पास काम करना पड़ेगा और सैलरी कुछ नहीं मिलेगी, तब जाकर तुम्हारा 1 लाख चुकता होगा। दैट इज नोन टू बी बॉन्डेड लेबर। इस दौरान कोई छुट्टी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई हेल्प नहीं होगी। तो ये जो चीजें हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की गई अंडर द आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 24 कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। और आर्टिकल 24 में बताया गया है कि आप जो है, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको फैक्ट्री और हैजर्डस कामों में नहीं लगा सकते। मान लीजिए कोई बैंगल मेकिंग फैक्ट्री है जहां फर्नेसेस चल रही हैं, जहां पर पटाखे बन रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज में बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। तो कहीं ना कहीं जब आप इन फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं तो आपको लगता है, आपको समझ आता है कि ये सोसाइटी को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा पार्ट 1 फंडामेंटल राइट्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।